Okay, so just listen. In the last class, we started the discussion about constraint maximization or minimization. That is Lagrange's multiplier method. Lagrange's multiplier method. So we established that problem maximize or minimize a function fx comma y comma z subject to the condition g(x, y, z) is equal to 0. Of course, in this problem I am having three independent variables x, y and z. The number of the variables may be more than 3 or may be less than 3. For an example, if I am having two variables, then the problem is maximize or minimize fx(y) is equal to 0 subject to gx, y is equal to 0. और एक एग्जाम्पल भी मैंने कल बताया था आपको कि जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर किस तरीके से ये मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होती है. फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक प्लेन की इक्वेशन ली थी और प्रॉब्लम थी फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द प्लेन दैट विल हैव अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन से प्लेन के उस पॉइंट की डिस्टेंस मिनिमम होगी, ऐसा पॉइंट हमको फाइंड आउट करना था. जैसे क्या था वो प्रॉब्लम, क्या बनाई थी हमने, मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. ठीक है ना. तो ये हमारी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, जहां पर कि हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब मैंने बताया था सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए ना. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी तो फाइंड आउट करेंगे. तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इस मेथड में, इस प्रॉब्लम में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना. अब जरा हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं एक्सप्लेन करने की के लिए अप्रोच करता हूं. सपोज प्रॉब्लम है मिनिमाइज fx, y, फंक्शन भी दिया हुआ है सब्जेक्ट टू gx, y इज इक्वल टू 0. Is it okay? There are two variables x and y. ठीक है ना. तो gx, y इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ए कर्व इन xy प्लेन. भाई जब मैं टू वेरिएबल्स की बात करता हूं, दो डायमेंशन की बात करता हूं, तो मैं gx, y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. और जब थ्री डायमेंशन की बात करूंगा तो gx, y, z किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा. प्लेन तो वो होगा जिसमें x, y और z की डिग्री 1 होगी, तो प्लेन बन जाएगा. ठीक है ना. तो ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर थ्री डायमेंशन आ गया तो फिर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना. अब ये जो फंक्शन है fx, y, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. और वो वैल्यू कहां फाइंड आउट करनी है? केवल वो एक्स वाई जो इस gx, y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे. इट मींस ये जो कर्व है, इस कर्व पर जो पॉइंट x, y है, केवल इस कर्व में सर्च करनी है कि इस कर्व के ऊपर जो x, y होगा, तो कौन सा पॉइंट gx, y हो, कौन सा पॉइंट x, y होगा कि जिस पॉइंट के लिए इस फंक्शन fx, y की वैल्यू मिनिमम एग्जिस्ट करे. समझ में आया प्रॉब्लम? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं.
सपोज ये 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम दे रखा है मुझको, मिनिमाइज fx, y सब्जेक्ट टू gx, y इक्वल टू 0। तो ये gx, y इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कर्व पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स पर एक्स वाई की कोई वैल्यू होगी ना। तो वो जब एक्स वाई की वैल्यू मैं निकालूंगा और एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, तो हर एक एक्स वाई के लिए एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो उसी में से मुझको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट के लिए एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मिनिमम, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम समझ में आई? पॉइंट्स कहां पर हैं? जो कर्व है gxy इक्वल टू 0, तो उस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन f की जो वैल्यू है वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। या अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है उस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो सपोज fx, y इसकी वैल्यू क्या मैं ले लेता हूं। सपोज आई टेक द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। तो कैपिटल के कहां से कहां पर लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि कोई ना कोई रियल नंबर होगा ही होगा। अब fx, y इक्वल टू कैपिटल के की सपोज कोई वैल्यू गिवन है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? fx, y इक्वल टू कैपिटल के। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल अगेन रिप्रेजेंट अनदर कर्व। तो अब मेरे पास कितने कर्व हो गए? दो। एक तो gxy इक्वल टू 0, वो तो फिक्स कर्व है, और दूसरा कर्व मुझे मिल रहा है fx, y इक्वल टू कैपिटल के से। के की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कर्व मुझको मिलेंगे। समझ में आया ना? एक कर्व ये तो फिक्स है gx, y इक्वल टू 0, लेकिन अगर fx, y को मैं कैपिटल के पुट करता हूं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। जब k की वैल्यू चेंज करूंगा तो अलग अलग कर्व आएंगे ना मेरे पास, ठीक है ना। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी। सपोज ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये कोई कर्व है gx, y इक्वल टू 0, ठीक है ना, राइट। अब ये अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग तरीके के कर्व्स बनेंगे, ठीक है ना। ये किसके करस्पॉन्डिंग होंगे? fx, y इक्वल टू कैपिटल के। ग्राफ में तो मैंने कुछ कर्व्स ड्रॉ करे हैं। फैक्ट ये है कि कितने कर्व्स होंगे? इनफाइनाइटली मैनी कर्व्स होंगे, क्योंकि के की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कर्व हमारा आएगा। अब सपोज इसमें से मुझे एक कर्व सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और वो कैसा कर्व सेलेक्ट करना है? क्योंकि किसकी वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए? fx, y की वैल्यू मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए? कैपिटल के की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। और कब? जब वो पॉइंट xy पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब जैसे सपोज ये कर्व है कोई fx, y इक्वल टू के, और ये कर्व है कोई gx, y इक्वल टू 0। तो एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, तो ये केवल वो सिंगल पॉइंट है जिस सिंगल पॉइंट के लिए दोनों इक्वेशन gx, y इक्वल टू 0 भी और fx, y इक्वल टू कैपिटल के भी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है ना। ऐसे ये वाला एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है। और ये जो कर्व है अभी तो यहाँ पे ऐसा है, ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है ना।
तो अगर दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते तो फिर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। उस वाले कर्व के लिए तो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो केवल वे पॉइंट हमारे पॉसिबल हैं सॉल्यूशन के लिए जब ये कर्व और दूसरे वाला कर्व आपका इंटरसेक्ट कर रहा हो, या एक और पॉसिबिलिटी है उसको टच कर रहा हो, ठीक है ना, केवल सिंगल पॉइंट में। तो अब ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं या पॉइंट ऑफ टच है, केवल इनमें से मुझको एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम लाई करेगा। और इसका जो रिजल्ट है मैं पहले आपको बता रहा हूं, बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि केवल वो पॉइंट जिस पॉइंट पर दो कर्व टच करेंगे, भाई बहुत सारे कर्व है ना, ये इंटरसेक्ट करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, इसमें से एक कर्व ऐसा भी है सपोज कि जो इसको टच कर रहा है, तो मैक्सिमा या मिनिमा अगर किसी कर्व के लिए लाई करेगा तो केवल उसी कर्व के लिए लाई करेगा जो कर्व आपस में टच कर रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग कर्व के लिए नहीं करेगा। क्यों? सपोज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, ये इंटरसेक्टिंग कर्व है, ये तो मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन अगर इस पॉइंट की विसिनिटी में मैं कितने कर्व्स अप्रोच कर रहे हैं उसको मैं देखूं एक नेबरहुड में, सपोज ये मैं नेबरहुड लेता हूं एक छोटी सी, इस नेबरहुड में कितने कर्व्स होंगे? इनफाइनाइटली मैनी कर्व्स होंगे। और अगर इसको मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम मानूं तो इसकी जो नेबरहुड में उसमें के से छोटी वैल्यूज भी हैं और के से बड़ी वैल्यूज भी हैं। तो उसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैं कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम का पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अगर नेबरहुड एक मैं देखूंगा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसके आसपास जो दूसरे कर्व्स पास कर रहे होंगे, कुछ कर्व्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू के से ग्रेटर होगी और कुछ कर्व्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू के से मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो केवल वही कर्व सॉल्यूशन दे सकता है जो उस कर्व के साथ टच कर रहा है, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशन का केस है। अगर 3 डायमेंशन में मैं आता हूं तो सरफेसेस आ जाएंगी, सरफेसेस भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके लिए मैक्सिमम या मिनिमम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या जो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही उनके लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। केवल अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो जो टचिंग सरफेसेस हैं जिस पॉइंट पर टच कर रही हैं उसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम लाई कर पाएगा। इज इट क्लियर? तो हमें केवल वो कर्व या वो सरफेस सेलेक्ट करनी है जो मेरे पास कंडीशन है उस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व या सरफेस को टच करे, ठीक है ना। और जब दो सरफेस टच करती हैं या दो कर्व टच करते हैं तो उन दोनों कर्व्स के लिए तो टेंजेंट लाइन और दोनों सरफेसेस के लिए टेंजेंट प्लेन सेम होता है, ठीक है ना। और जब टेंजेंट लाइन या टेंजेंट प्लेन सेम होगा तो उन पर जो नॉर्मल होगा वे भी किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ टच है तो उस पॉइंट ऑफ टच पर जो सरफेस या कर्व कंडीशन से एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा कर्व जो एफ फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, सरफेस एफ फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, उन दोनों कर्व के लिए या दोनों सरफेस के लिए पॉइंट ऑफ टच पर जो ग्रेडियंट बनेगा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्योंकि नॉर्मल लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? उस पॉइंट पर ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल लाइन। तो जो फंक्शन एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व या सरफेस है पॉइंट ऑफ टच पर जो ग्रेडियंट है, सिमिलरली gxy इक्वल टू 0 या जो कंडीशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व या सरफेस है तो उस पर ग्रेडियंट दोनों क्या होंगी? दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल लाइन दोनों की सेम बन गई। ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी कर्व या सरफेस के लिए किसी पॉइंट पर नॉर्मल
लाइन को। ये जब टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन मैंने बताया था तब मैं करा चुका हूं। तो यहां से मैथमेटिकली मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है और ग्रेडियंट ऑफ जी है, सॉरी, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी, ठीक है ना, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशोज बनेंगी, वेक्टर आई का जो कंपोनेंट होगा, वेक्टर जे का जो कंपोनेंट होगा, वेक्टर के का जो कंपोनेंट होगा, दोनों वेक्टर के लिए उनका रेशियो क्या बनेगा, सेम बनेगा। जब रेशियो सेम बनेगा तो सपोज वो लैम्डा है तो मैं लिख सकता हूं ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लैम्डा ग्रेडियंट ऑफ जी। लैम्डा इज सम अननोन, ठीक है ना, इज इट ओके। तो अब मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन तो होगी अब मेरे पास, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी, और दूसरी इक्वेशन हो गई जी इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से मैं सॉल्यूशन करूंगा और सॉल्यूशन करने के बाद एक्स वाई जेड और लैम्डा, या फिर अगर केवल एक्स वाई है तो एक्स वाई और लैम्डा, इनकी वैल्यूज मैं फाइंड आउट करूंगा। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको पॉइंट ऑफ टच मिलेगा। जितने पॉइंट्स मिलेंगे, जितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, केवल उन्हीं सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हर पॉइंट पर वैल्यू निकालो, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो मिनिमम के लिए काम करेगी और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम के लिए काम करेगी। इज इट क्लियर? चलो तो एग्जांपल मैं इसका करा देता हूं उसके साथ ही। ठीक है, coming to the same problem, find minimum of x square plus y square plus z square subject to 2x minus y plus z is equal to 5, or 2x minus y plus z minus 5 is equal to 0. So here you see fx yz is equal to x square plus y square plus z square, and gxy z is equal to 2x minus y plus z minus 5 is equal to 0. Is it okay? Yes, sir. Now what is gradient of f? Gradient of f is nothing but del f over del x I cap plus del f over del y j cap plus del f over del z k cap, right? So this is equal to twice x I cap plus twice y j cap plus twice z k cap. And what is gradient of g? What is gradient of g? This is nothing but del g over del x I cap plus del z over del y j cap plus del z over del z k cap. So this is equal to twice I cap minus j cap or plus k cap. Is it okay? Yes. Now from Lagrange's multiplier method we have from this method I have gradient of f is equal to lambda into gradient of g. Okay, so that is 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap. This is equal to twice lambda I cap minus lambda j cap plus lambda k cap. Okay, these are the two vectors, those are equal, so their x component, their y component, their z component, they will also be equal. So the equation now with me is twice x is equal to twice lambda, twice y is equal to
minus lambda, or twice z is equal to lambda. So I got three equations from gradient of f is equal to lambda gradient of g. And my fourth equation is gxyz is equal to 0. And what is that? 2x minus y plus z minus 5 is equal to 0. Right? Make a substitution from here. Y's x is nothing. 2 lambda minus y that is minus plus lambda divided by 2 plus z is nothing but lambda by 2. So plus lambda by 2 and minus 5 is equal to 0. So this is lambda by 2 plus lambda by 2, that is 1 lambda plus 2 lambda, 3 lambda minus 5 is equal to 0. So lambda is equal to 5 divided by 3. So now what are the values of x, y and z? 5 by 3. 10 by 3. Value of x is equal to 5 by 3. 5 by 3. lambda 5 by 3. Value of y is equal to Minus minus lambda by 2. So this will be minus 5 by 6. 5 by 6. And z will be equal to lambda by 2. This will be plus 5 by 6. So this 5 by 3 comma minus 5 by 6 and 5 by 6. This is a point for which the distance is the minimum. और distance कितनी होगी वो हम लोग फाइंड करते हैं. So that distance will be equal to square root of x square plus y square plus z square. This is now square root of 5 by 3 square plus minus 5 by 6 square and plus 5 by 6 square. So 5 by 6 can be taken outside. So this will be equal to 5 divided by 6 square root. कितना आ जाएगा? This will be square of 2 now because 5 by 6 has been taken outside. 5 taken outside. तो यहाँ 3 की जगह कितना बचेगा? 3 into 2 6, ऊपर 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो गया. So 2 square is equal to 4 plus 1 and then plus 1. Okay. So this is equal to 5 by 6 into root 6. This is equal to 5 root 6 by 6 or 5 by root 6. So 5 by 3 comma minus 5 by 6 comma 5 by 6 is a point at which the distance of the plane from the origin is a minimum and the value of that distance is 5 divided by root 6. Okay. So this is all about your Lagrange's multiplier method. So we stop here. Okay.